हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पिछली क्लास में आप सभी बच्चों ने मुझे कहा था कि सर इस बार ना ईवीएस के साथ में आप मैथ भी लेके आना। तो मैं इस बार जो है आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ईवीएस के लेकर आया हूँ और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैथ के लेकर आया हूँ, वो भी आपकी दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर जी आप हिंदी में तो बना लेते हैं लेकिन इंग्लिश में हमारे लिए नहीं बनाते। तो इसलिए मैंने सारे वो इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं जो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर में आने वाले हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इनमें से कितने क्वेश्चन आपको याद थे। और दूसरी बात, जो आप बुक खरीद रहे हैं ध्यान से खरीदना। बहुत सारे बुक वाले आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो पिछली बार की बुक दे रहे हैं जिसमें ईवीएस नहीं है। तो आप ध्यान से बुक देख लेना, सिलेबस इस बार से बदल चुका है, ईवीएस भी आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे तो उतने ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले शुरू करते हैं ईवीएस। असम में घर आमतौर पर जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? भाई ऐसा क्यों होता है? असम में इनको ऊंचा क्यों बनाया जाता है? अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए, भारी बारिश और बाढ़ के खतरे से, जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए, या फिर ठंडी हवा के लिए। असम में जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सडनली अचानक से बाढ़ भी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, भारी बारिश और बाढ़ के खतरे से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है? तो जो सबसे अच्छा समय माना जाता है मधुमक्खी के लिए, वो आपका समय होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर का। अक्टूबर से दिसंबर तक आप इसको करने के लिए बहुत अनुकूल समय होता है, क्योंकि इस समय जो है मक्खियाँ ज़्यादा बाहर नहीं रहती और एक जगह से दूसरी जगह पर इसको लेना आसान रहता है और वो आराम से शहद तैयार करती हैं। हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग कितना होता है? ध्यान रखना, पेट का तापमान पूछा है, शरीर का नहीं पूछा है। तो पेट के अंदर का जो तापमान होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। रेगिस्तान ओक यानी कि डेजर्ट ओक नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है भैया? आपका राजस्थान में पाया जाता है, भारत के, ऑस्ट्रेलिया में, आबू धाबी में, या फिर मैक्सिको में? कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सांप के काटने पर दी जाने वाली दवा सीरम किससे बनाई जाती है? ये किससे बनती है? पेड़ की छाल से, या फिर सांप के जहर से, जड़ी बूटियों से, या फिर नीम के पत्तों से? तो सांप के काटने पर जो दवा दी जाती है वो सांप के जहर से ही बनती है। जहर को जहर ही काटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पक्षी कैक्टस नागफनी के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला इनके बीच में बनाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कलचिरिया, फाख्ता, बया बुनकर, या फिर कोयल? तो इसका सही आंसर है आपका कलचिरिया। किसको बोलते हैं इसको? कलचिरिया। जो इंडियन रोबिन है वो अपना घोंसला इसमें बनाता है। अगला प्रश्न है आपका, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस धातु का बना हुआ है जो हजारों साल से भी उस पर जंग नहीं आया है? तो ये बना हुआ है लोहा और कार्बन से, आयरन और कार्बन से बना हुआ है। हाई कार्बन की वजह से इसके ऊपर जंग नहीं आता है। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन और तोरांग भाषा से कौन जुड़ा है? मेधा पाटकर, सूर्यमणि, सुनीता विलियम्स, या फिर बिछेंद्री पाल? तो इसका सही आंसर है सूर्यमणि। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन और तोरांग भाषा से कौन जुड़ी है? ये जुड़ी है सूर्यमणि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, याद कर लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार मच्छर मुख्य रूप से इंसानों को कैसे ढूंढते हैं? रंगों से, पैरों के तलवों की गंध और शरीर की गर्मी से, आवाज़ से, या फिर रोशनी से? तो इसका सही आंसर है पैरों के तलवों की गंध और शरीर की गर्मी से जो है वो मच्छर इंसानों को ढूंढ लेते हैं। अगला प्रश्न आंसर है आपका, घाना राष्ट्रीय उद्यान क्या है? घाना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर असम? तो घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे भाग 2 की, जो कि है मैथमेटिक्स, और इसके भी हम 10 इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो आपको पेपर में बार बार मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 78435 में 8 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है? तो संख्या हमारी 78435। अगर हम यहाँ पे स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान हम किसको बोलते हैं भाई? ये कहाँ पे रखा हुआ? 8 कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 8 का स्थानीय मान जो है
8,000 पे रखा हुआ है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा आपका 8,000। और इसका अंकित मान, किसी संख्या का अंकित मान वही संख्या होती है जो कि वो जैसी देखने में लगती है, तो 8 का स्थानीय मान 8 ही रहेगा। पूछा है इसका अंतर बताओ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 10 में से 8 गया 2, 9, 9, 7, तो 7,992। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो बात करते हैं कि संख्या वो रखी क्या है। जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ यहाँ पर 2435 और आपसे कहे कि बताओ भाई 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 की पोजीशन क्या है, तो 3 का स्थानीय मान इकाई दहाई 3 दहाई पे है, तो 3 का स्थानीय मान आपका 10 या 30 हो जाएगा। अगर 4 का स्थानीय मान पूछेगा तो 4 100 पे है, 4 की 100 से गुणा करेंगे, इसका स्थानीय मान 400 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फेस वैल्यू अंकित मान, तो वो दिखता कैसा है, वो जैसा दिखने में है वैसा ही रहेगा। फेस वैल्यू चाहे कहीं भी रखी हो वो वैसी ही रहेगी। अगर 4 की फेस वैल्यू पूछें तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रथम चार अभाज्य प्राइम नंबर, ऐसी पहली चार संख्या जो किसी से नहीं कटती। तो पहली चार संख्या जो किसी से नहीं कटती वो कौन सी होती है, 2, 3, 5 और 7, ये पहली चार अभाज्य। ध्यान रखना अभाज्य किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जो किसी से भी कटती नहीं है, किसी के पाड़े में नहीं आती है। तो 3, 2, 5, 5, 10 और 7, 17, तो पहली चार अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 17 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। एक बात याद रखना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, अभाज्य में 1 को भी ऐड कर लेती है। ना तो 1 भाज्य होती ना ही अभाज्य, ध्यान रखना। तो 1 से नहीं होती अभाज्य संख्या, 2 से शुरू होती है। और सबसे बड़ी बात, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी। बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती, बाकी सब सम संख्याएं भाज्य ही होती हैं, लेकिन 2 आपकी अभाज्य। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 3/5 भाग 75 है तो वह संख्या क्या होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये भी। देखो मैं आपको एक नए तरीके से बताता हूँ। इसने क्या कहा, किसी संख्या का 3/5 भाग, यानी कि टोटल अपने आप में संख्या के कितने भाग हैं, 5 भाग हैं, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। उनमें से 5 में से जो 3 भाग हैं वो किसके बराबर हैं, 25 के, क्योंकि इसने कहा ना 3/5 भाग, यानी कि ये जो 3 भाग मिलके हैं ये तीनों भाग किसके बराबर हैं, 75 के। हमसे पूछा पूरी संख्या बताओ, तो भाई इसके 3 हिस्से 75 के बराबर हैं, तो यानी कि एक हिस्सा ये वाला कितना हुआ, 25 के बराबर, ये वाला हिस्सा 25 के बराबर हुआ ये, तो सारे हिस्से 25 के बराबर ही होंगे। अब हम बात करेंगे 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो वो संख्या आपकी 125 होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। दूसरा तरीका, किसी संख्या का 3/5 भाग 75 है, तो आप ऐसे मान सकते हो कि भाई आप मान लो कि मान लिया कि संख्या क्या है आपकी x है, तो प्रश्न के अनुसार संख्या का 3/5 भाग यानी कि 3x/5 भाग बराबर किसके है, 75 के है। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे, x बराबर 75, नीचे वाला तिरछा में गुणा जाएगा इधर और बटे में 3 से 75 कटेगा 25 बार, 25 पंजे 125, तब भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। अगला प्रश्न है, 12, 15, 20 का लघुत्तम समाप्तवर्ती क्या होगा। लघुत्तम समाप्तवर्ती का मतलब क्या होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 12 के पहाड़े में आए, 15 के और 20 के। तो अगर हम बिना सोल्व करें ऑप्शन से चेक करें, 12 के पहाड़े में 30 आता है, नहीं आता है, तो ये हमारे गेम से बाहर हो गया। अगली छोटी संख्या 60 है, 12 के पहाड़े में 60 आता है कि नहीं आता है, भाई आता है। 12 पंजे कितने होते हैं, 60 होते हैं। 15 के पहाड़े में 60 आता है कि नहीं, 15 चौके कितने होते हैं, 60 होते हैं। 20 के पहाड़े में 60 आता है कि नहीं, 20 तिया कितने होते हैं, 60। तो इनमें सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 20 तीनों से भाग हो जाइए वो है 60, तो इनका एलसीएम भी क्या होगा, 60 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तरीके हैं जिससे हम आसानी से सवाल को कर सकते हैं। एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। 450 में बेचने पर 10% की हानि, तो बच्चे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपका, 100/100 माइनस लॉस प्रतिशत, हानि प्रतिशत, और गुणा में आपका सेलिंग प्राइस। अब देखो वस्तु को बेच रहा है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है, तो हम लिखेंगे 100 में कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 10 की, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90, और गुणा 450। हल करेंगे, 0 से 0 कट गया और 9 पंजे 45, तो कितना हुआ, 100 × 5 बराबर 500। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, 5,000 का 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो बच्चे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100।
जो धन हम देते हैं ब्याज पर वो हमारा मूलधन होता है, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। दर हमारी आर जो कि दी हुई है 5%, और समय है हमारा 2 वर्ष। हल कर देंगे। 5% वार्षिक ब्याज दर से 5,000 का, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5 और इंटू में समय डिवाइड बाय 100। हल करेंगे। 100 पंजे 500, 5 पंजे 25 दूनी 50, कितना हुआ 100 से 500 घटा 5 बार और 0, ये आपका हो जाएगा 50 दूनी 100 पंजे 500। तो इसका जो ब्याज है वो 500 रुपये हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है, मैदान का परिमाप बताओ। भाई आयताकार मैदान है और परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितनी है 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है 25 मीटर। तो 2 गुना 40 और 25 कितने हो गए 65, 65 दूनी 130, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 130 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना फॉर्मूला, अगर आयताकार मैदान का परिमाप पूछे तो ये होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। फॉर्मूले नोट कर लेना अपनी कॉपी में कहीं पर भी। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे हमें भिन्न दी गई है। पहली भिन्न है 3/4, दूसरी भिन्न है 5/8 और तीसरी भिन्न है 7/12। कह रहा है इनको आरोही क्रम में लिखो। भाई आरोही क्रम में तो तब लिखेंगे जब ये लाइक भिन्न हो, यानी कि एक समान भिन्न हो। इनके सबके हल नीचे जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग हैं। तो हम पहले 4, 8, 12 का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम होता है 4, 8, 12 का 12। तो उसको 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12। इसको भी हम कितना है 8 है, 4, 8, 12 का एलसीएम 12 तो नहीं आएगा क्योंकि 8 के पहाड़े में 12 नहीं आता है। तो इसका एलसीएम आएगा 24। तो हमें 6 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 छंगा आपका 18 और 4 छिका आपका 24। फिर यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 12 दूनी 24। किस में लिखना था भाई, हम इसको आरोही क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े में। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, इनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है इनमें ये 14, 14/24। तो ये किससे बना 7/12, तो पहले आएगा 7/12। उससे बड़ा कौन है, ये है 15/24 जो कि 5/8 से आया, और उससे बड़ा है 18/24 जो कि 3/4 से। तो 7/12, 5/8, 3/4। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनका गुणनफल में मान क्या होगा। तो देखो जब हमारा दशमलव होता है ना, पहले हम डायरेक्ट गुणा कर लो। 5 5 25, 5 125, 5 की 3 बार गुणा करके कितना आता है 125। अब बात आती है दशमलव कहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 अंक के बाद है, यहाँ पर 2 अंक के, तो 2 और 1 3, तो इसमें 3 अंकों के बाद हम दशमलव लगाएंगे। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.125। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कभी भी गुणा करते हैं पहले संख्याओं की गुणा कर लो, फिर गुणा करने के बाद हमें गिनना है कितने अंकों के बाद दशमलव है, पीछे से उतने ही अंकों के बाद उत्तर में भी दशमलव लगा दो। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन शहर से सुबह 8:45 पर चलकर दूसरे शहर में 2:15 पर पहुंचती है, यात्रा में कितना समय लगा। देखो बच्चे, ये 8:45 AM है, और जब हम AM को हावर में चेंज करते हैं तो 8:45 हावर ही होता है। लेकिन जब ये 2:15 दोपहर का PM है, और PM को जब हम हावर में बदलते हैं तो उसमें 12 जोड़ देते हैं, तो 12 2 कितना हो गया 14-15 हावर। तो ये ट्रेन चली थी 8:45 हावर पे चली थी और 14-15 हावर पे पहुंची। तो हम क्या करेंगे, 14-15 घंटे में से 8:45 घंटे को माइनस कर देंगे। ये हावर है, ये मिनट है। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे माइनस नहीं कर सकते, घंटे ये मिनट, तो 1 घंटा इधर से इसमें बोरो लेंगे तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो यहाँ पे रह जाएंगे 13 घंटे, और 60 मिनट 15 में जुड़कर कितनी हो जाएगी 75 मिनट। अब 75 में से 45 माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और इधर 13 में से 8 गए 5। तो इसको 5 घंटे 30 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कभी भी हम माइनस करते हैं घंटे और मिनट को, तो जब घंटे से मिनट में हम लेते हैं इधर से एक हासिल, तो ऐसी कंडीशन में घंटे को मिनट में बदल लेते हैं, क्योंकि इधर से तो हमने 1 घंटा लिया लेकिन इधर जाके वो 60 मिनट में बदल गया। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।